दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार पे जैसा कि आप हमारे साथ हर बार एक नई शख्सियत हर एक वीडियो में देखते हैं, वैसे ही आज हमारे साथ नागपुर से आम आदमी पार्टी के एक बहुत पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता और एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के साथ साथ नागपुर शहर के एक बहुत बेहतरीन सोशल वर्कर और सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक कमिटेड सोसाइटी के लिए अपनी लाइफ को लगा देने वाले व्यक्ति हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जिनका नाम है जगजीत सिंह साहब। तो जगजीत सिंह साहब से हम आज जानेंगे कि आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के बारे में जो बातें हम उनसे करने जा रहे हैं। आप सबके सामने बने रहिए वीडियो पे आखिर तक के और सुनिए जगजीत सिंह साहब से वो बातें जो हम आपके तरफ से पूछते जा रहे हैं। तो जगजीत सिंह सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आप हमारे स्टूडियो पधारे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी जगजीत सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त में 50 दिन की जेल के बाद में जो केजरीवाल जी वापस आए हैं, तो आम आदमी पार्टी में क्या उसका असर है, कार्यकर्ताओं में क्या असर है उसका? बहुत ज़्यादा असर है और हमें बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा का पूरा डिसीजन निष्पक्ष तरीके से लिया और बिल्कुल जो एक मौलिक अधिकार होता है इंसान का कि भाई आप जेल में नहीं रख सकते इनको, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, ये अपना कैंपेन भी ना करे। 2 साल पहले आप लोगों ने इसके ऊपर में इल्जाम लगाया था, 2 साल बाद कार्रवाई करते हैं और एन इलेक्शन के वक्त यह कार्रवाई होती है और आप इनको कार्रवाई का उद्देश्य ये है कि आपको इनको कैंपेन से दूर रखना है। तो ये इनका अधिकार का हनन है, इसलिए इनको इंटरिम बेल दिया जाएगा और इंटरिम बेल देने के लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। केजरीवाल जी के आने से जो पार्टी में हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने पूरी पार्टी खड़ी की है और वो जेल में जाने के बाद बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी अभी 10 साल की ही पार्टी है, मायूसी आई थी, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके आने से जो ऊर्जा आई है और जो मोदी शाह सरकार को, उनको एक बात मालूम है कि ये आदमी को हम अपोज नहीं कर सकते, अगर खड़ा रहेगा तो यही आदमी खड़ा रहेगा क्योंकि इसने काम की बात की है। दिल्ली में स्कूल बनाया है, अस्पताल बनाया है, शिक्षा के ऊपर काम किया है, महिलाओं को फ्री ट्रैवल दिया है, आज जो महाराष्ट्र में लागू किया सरकार ने 50% उनको कंसेशन दिया है जी, स्वास्थ्य के बारे काम किया है, बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया है। आपको कोई भी रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट होने वाले ले जाकर के देने वाले इंसान को उसको 2,500 रुपये सरकार देती है और कोई पूछताछ नहीं करती और उसका इलाज सरकार की तरफ से मुफ्त में होता है कि हमारी रोड पर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो हम आपका क्या। ऐसे काम करने वाले इंसान के सामने में मोदी जी अपना क्या 10 साल का रिकॉर्ड रखेंगे, इसलिए वो चाहते ही नहीं थे कि हमारे सामने खड़ा रहे। लेकिन सरकार सच्चाई होती है और सरकार की जो डिक्टेटरशिप है, जो मानसिकता है, जो तानाशाही की मानसिकता है, वो सामने आ गई लोगों के। जो आम आदमी पार्टी का था वो तो आहत था ही था, लेकिन इन जनरल पब्लिक जो है वो भी इस बात को कहीं ना कहीं उससे हर्ट हुई थी कि एक अच्छे आदमी को, एक अच्छे नेता को इन्होंने गलत इल्जाम लगा करके अंदर कर दिया। ये परसेप्शन तो मोदी जी के ऊपर में बन गया और इन जनरल पब्लिक का सिंपैथी जो है और जो अरविंद केजरीवाल की देश भर में इज्जत जो है उसके खातिर उसका इफेक्ट तो जरूर आया है और उनके बाहर आने से सबको खुशी हुई है और अभी वो अपने काम पे लग गए हैं और बहुत हमें उसका प्रतिसाद भी मिल रहा है। इसका जरूर इलेक्शन पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा। जगजीत सर, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से केजरीवाल जी को जमानत दी है और उस तरफ में हरियाणा की सरकार जो है एक सजाई याफ्ता मुजरिम को बार बार पेरोल देती है, तो इस तरीके से तो ऐसा लगने लगा है ना कि देश में गरीब के लिए बेल ही नहीं है, रुसूखदार जो लोग हैं उनके लिए बड़ी अदालतों में जाकर के बेल लेना आसान हो गया है, लेकिन जो गरीब है, जैसा उमर खालिद आज इतने सालों से जेल में बंद है, उस पर भी कोई चार्जशीट आज तक के फाइनल हो नहीं पाई है, उस पर भी कोई चार्जेस फ्रेम नहीं कर पाए हैं। ऐसे और भी कई केसेस है जो लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर में भी लोग जो है तो अरेस्ट किए गए थे लखनऊ यूपी सरकार के द्वारा, वो भी कई सालों से बेल पे बेल अप्लाई किए जा रहे हैं और उनको बेल नहीं मिल रही है। तो क्या देश को ये मैसेज जा रहा है कि अब कानून 2 तरीके का चलेगा भारत में? ये एक सोची समझी नीति के अंतर्गत काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से। आम आदमी पार्टी के हमारे तीनों नेता मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी,
जिनका कोई लेना देना नहीं है उस केस से, उनको भी अंदर किया गया, 6 महीने में उनको भी अंदर रखा गया। हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, लेकिन जिन्होंने भी इनको अपोज किया उन सब के साथ इन्होंने यही हाल किया है। उन सबको इन्होंने जेल में डाला है। प्रोफेसर साईनाथ जी को देखो, आज नागपुर में कोर्ट में केस चला, फिर उसके बाद वहां से उनको रिलीफ मिली, फिर से अपील हुई, अपील में अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया कि कोई कारण ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, और वो इंसान बीमार, वो इंसान इनकी तबीयत खराब, उसके बाद में भी बेदर्दी से उनको जेल में रखा गया और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ा है। नागपुर की ही हमारी शोमा सेन मैडम है जो इंग्लिश की प्रोफेसर थी। सर लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अब ये मान लिया जाए कि देश में 2 तरह के कानून चलेंगे, अमीर के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अलग और गरीब के लिए अलग? मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर ही। उनको भी जेल में डाला गया। अब वो एक मीटिंग उन्होंने अटेंड करी थी एल्गार परिषद की, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन उनको 6-7 साल जेल में रहना पड़ गया। दूसरे तरफ आप देखिए, मोदी जी भोपाल में भाषण देते हैं, 70,000 करोड़ का इरिगेशन का करप्शन है, और चौथे दिन वो आदमी बीजेपी में आता है, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। पटेल साहब गोंदिया के, प्रफुल्ल पटेल साहब कांग्रेस के जमाने का 830 करोड़ रुपए का सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। उस वक्त की धांधली पकड़ी गई, वो तारीख से केस चला था। वो केस बीजेपी में जैसे वो जाते हैं वो केस क्लोज हो जाता है, वो फ्री हो जाते हैं। उनके लिए कानून अलग है, लेकिन जो उनको अपोज कर रहा है उनके लिए कानून अलग है। ये कानून का गलत इस्तेमाल है, ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल है। ईडी और सीबीआई को सिर्फ अपोजिशन को खत्म करने के लिए, आप या तो इधर आ जाओ तो आपके हाथ पैर सब साफ हो जाएंगे वॉशिंग मशीन में हमारे, अगर आपको नहीं आना है तो फिर आपको सिर्फ जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। पीएमएलए कानून के अंदर में इन्होंने ऐसा बदलाव किया है कि अगर इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अगर सोच ले कि हाँ इसके अंदर में कुछ गड़बड़ दिख रही है, बस उतने पे उठा के वो अंदर कर सकता है। आपको प्रूव करना है कि ये गलत नहीं है करके, उसकी कोई जवाबदारी नहीं, उसको सिर्फ डाउट हो गया तो उसने वहां पर जाकर के जेल में डाल दिया। इतना ये जो कानून के अंदर बदलाव लाया ये मोदी जी और शाह सरकार ने लाया है, ताकि इसके जरिए, ऐसे कानून बनाने के जरिए हम जितने भी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं धीरे धीरे जो हमारी बात नहीं सुनेगा चलो जेल में, जो हमारी बात नहीं सुनेगा चलो जेल में। तो देश की जनता ये देख रही है और देश की जनता इसको समझ भी रही है। तानाशाही इस देश में चली नहीं है और ना आगे चलेगी। इसका जवाब ये 24 के इलेक्शन में मोदी जी को जरूर मिलेगा। मेरा सवाल जो था जगदीश सर वो ये है कि देश में अमीरों के लिए बेल हो जा रही है। जैसे नागपुर में अगर हमने देखे रेलवे ब्रिज पे एक एक्सीडेंट हुआ, 2 नौजवान बच्चे मृत हो गए उसमें, और 24 घंटे के अंदर ही दोनों महिलाओं को बेल दे दी गई क्योंकि वो अमीर है ना। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की जो हैसियत है वो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के, तो डायरेक्ट वो बेल अप्लाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। हाई कोर्ट में भी जाने की जो ताकत है बड़े बड़े लॉयरों को खड़े करने की, तो फाइनेंशियल इन्फ्लेशन लोगों की है। अब सवाल ये है कि 2024 का चुनाव अगर इंडिया अलायंस जीतना है तो क्या ये प्रैक्टिस जो इन पिछले 10 सालों में देखी जा रही है कि गरीबों को जेल में ढूंस के रखा जाए और अमीरों को बेल दे दी जाए, तो ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेंगी या इसको बदलने के लिए कोई कानूनी प्रावधान लाया जाएगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये 24 में ये सरकार जानी तय है। ये धड़पशाही सरकार, तानाशाही सरकार, लोग इससे तंग आ चुके हैं क्योंकि काम तो कुछ हो नहीं रहा, यही काम हो रहा है, किसी को भी जेल भेजो, किसी को भी ये सब करो। अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो आपने हाल ही में 3-4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी का वक्तव्य सुना होगा। कांग्रेस का भी जो पूरा का पूरा मैनिफेस्टो है वो पूरा जो लोगों से पूछ के उन्होंने बनाया, उसके अंदर में शिक्षा पे भी बात है, स्वास्थ्य पे भी बात है। जो इन्होंने कानून खराब बनाए हुए, जिसमें कानून में ऐसा बदलाव ला दिए हैं जिसकी वजह से कानून के अंतर्गत ये कुछ भी अपने मनमानी कर रहे हैं, वो भी बदला जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने साफ बोला है कि ये भ्रष्टाचार की जो वॉशिंग मशीन है इनकी, इसको सड़क पे, चौक पे रखकर हम तोड़ेंगे और जितने भी भ्रष्टाचार वाले इनके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। जो गलत कानून बने उनको सीधा किया जाएगा, देश हित में वो काम किया जाएगा। और ये पूरा का पूरा सरकार, हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया की जो सरकार आएगी, क्योंकि अब ये इलेक्शन जो है वो मोदी वर्सेस इंडिया हो चुका है। मोदी वर्सेस इंडिया मतलब इंडिया अलायंस हो गया है या इंडिया की जनता के वर्सेस मोदी हो गया? वर्सेस भारतीय लोग
मतलब भारतीय नागरिक हो गया है। नागरिक हो गया है, नागरिक लोगों ने अपने हाथ में इलेक्शन ले लिया है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि ये इंसान सिर्फ फेंक सकता है, झूठ बोल सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, और इसकी सिर्फ एक ही काम है, दिन रात हिंदू मुसलमान पाकिस्तान नीचा दिखाना, किसी को काला बोलना इसलिए मैं गोरा हूं, दिन भर उल्टी सीधी बात करना, कभी मंगलसूत्र पे आ जाते हैं, कभी भैंसी पर आ जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं। ये सब अभी लोग समझ रहे हैं, इनको अभी लोगों ने एक तरफ कर दिया, लोगों ने अपना चुनाव अपने तरफ ले लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग 2024 में भारी भरकम मेजॉरिटी से इंडिया को जिताएंगे, इंडिया अलायंस को जिताएंगे। और इंडिया अलायंस भी बहुत, मुझे खुशी है इस बात की कि सारी पार्टियों ने देश हित में आकर के, आम आदमी पार्टी का तो पहले से ही बोलना है देश पहले पार्टी बाद में, पहले से ही बोलना है कि देश बचेगा तो ही तो पार्टी बचेगी ना। तो हमें अभी पार्टी के बारे नहीं सोचना है, हमारे को देश के बारे सोचना है, और जो देश के बारे अच्छा सोचता है उन्होंने एक जगह आकर के चुनाव लड़ना चाहिए। वो चुनाव लड़ा है, बहुत साथ में मिलकर लड़ा है, खुशी है मुझे वो सब लीडर्स को एक साथ देख करके। हम बिल्कुल, इंडिया अलायंस चुनाव जीतता है, सरकार बनती है, तो ये देश के अंदर में मूल रूप का बदलाव गवर्नेंस का देखा जाएगा। जी, तो जगदीश जी ये बताइए कि जैसा अभी सरकार बनती है, तो अब सरकार में अभी कितने सीटें इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी चुनाव के में लड़ा रही है? देखिए, हम दिल्ली में 4 सीट्स लड़ा रहे हैं 7 में से जी, और पंजाब में पूरी सीट्स लड़ा रहे हैं। हम पूरी बोले तो कितनी? 13-14 सीट्स है। अच्छा, वो पूरी लड़ा रहे हैं। 7 में से 4 दिल्ली में और 13-14 पंजाब में, यानी 17 हो गई। हाँ जी, पंजाब में, गुजरात में 2 सीट्स लड़ा रहे हैं, 17-2-19। हाँ, ऐसा टोटल हम वहाँ जो सीट्स लड़ा रहे हैं, हमारे को पंजाब में अच्छी बहुत सारी उम्मीद है कि हमारा सब चलेगा, यानी हमारा काम अच्छा हुआ है वहाँ पे, भगवंत मान जी ने अच्छा काम किया है, लोग काफी प्रतिसाद दे रहे हैं वहाँ पर जी। दिल्ली में भी हमें पूरी उम्मीद है। इस बार बीजेपी ने 6 के 6 कैंडिडेट बदल दिए। ओके, हाँ, 7 में से 6 बदल दिए। मनोज तिवारी जी को रखा है, पर मनोज तिवारी जी के सामने भी कन्हैया जी खड़े हैं इंडिया अलायंस की तरफ से। तो इस बार वोट का बंटवारा नहीं होगा, वोट हमारी एक साइड जाएगी। तो एक साइड जाने से उम्मीद है कि दिल्ली की 7 सीट इंडिया अलायंस के लिए साथ में जाएगी, और आम आदमी पार्टी एक अच्छे एमपी लेकर के उभर के आएगी साथ में। और दिल्ली, केजरीवाल जी ने बोला है कि इंडिया अलायंस की सरकार में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे मतलब पावर शेयरिंग कैसा होगा? वो तो देखिए ऊपर वाले जो डिसाइड करेंगे उसके ऊपर में होगा, लेकिन हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करने से मतलब ये है कि हम सरकार के अंदर रहेंगे। हाँ, सरकार के अंदर रहेंगे मतलब पोर्टफोलियो में रहेंगे। पोर्टफोलियो में रहेंगे, हमें जो रोल दिया जाएगा वो बिल्कुल उसको निभाएंगे, पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, जैसा दिल्ली में किया है वैसा हम पूरे देश में। इसकी क्या गारंटी रहेंगी कि मोदी जी जब हॉर्स ट्रेडिंग करने निकलेंगे तो सांसद नहीं बिकेंगे? विधायक तो बिकते हैं, सांसद नहीं बिकेंगे। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता इनकी हालत इतनी भी अच्छी रहने वाली है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग करके अपनी सरकार बनाए जी। ये इनका आंकड़ा मेजॉरिटी से इतना कम रहने वाला है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग करने के बाद भी वहां तक नहीं पहुंचे। मेजॉरिटी से कम बोले तो 200 के नीचे जाने की उम्मीद है। बिल्कुल, सभी आंकड़े जो आ रहे हैं वो 150 के आसपास आ रहे हैं इनके आंकड़े। अच्छा, जैसा आपने कहा कि जनता ने इंडिया अलायंस को भरपूर वोट दिया है, लेकिन वोटों की हिफाजत और वोटों की रक्षा हो पा रही है या वोटों में सेंध लग रही है? वो 4 तारीख को पता चलेगा। नहीं तो 4 तारीख के पहले वोटों की हिफाजत तो आप सबकी जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल जवाबदारी है। स्ट्रांग रूम से तो सीसीटीवी कैमरे गायब हो जा रहे हैं, स्ट्रांग रूम में पेटियां बदलने के वीडियोस फुटेज आ रहे हैं। पूना में सूले जी के इसमें 45 मिनट के लिए सीसीटीवी बंद हो गया था और उसकी इंक्वायरी की गई तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, वो सिर्फ वो कुछ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट वजह से बंद हुआ था। रीजन तो देने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इस बार है ना ईवीएम के बारे में 100% वीवीपैट के बारे में बहुत अच्छा डिसीजन दिया है जी, कि जो रनर अप कैंडिडेट है, मतलब जो सेकंड कैंडिडेट होगा वो इसको चैलेंज कर सकेगा और चैलेंज करके इसको दोबारा गिनवा सकेगा। तो वो चैलेंज का जो डिसीजन है वो कोर्ट से आएगा या चुनाव आयोग से ही होगा? नहीं, जो अगर एक मान लीजिए कि आप कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाता है जी, तो उसके नेक्स्ट में नंबर जो है बीजेपी का है या दूसरी कोई पार्टी का है। ऐसा मान लेते हैं नागपुर में जैसा कांग्रेस और बीजेपी है और गडकरी जी हार जाते हैं तो गडकरी जी उसको चैलेंज कर सकते हैं, तो वो कितने टाइम के बाद में है तो फिर ये होगा उसका काउंटिंग होगा? नहीं, तुरंत 15 दिन के अंदर उनको ये करने का है और 15 दिन के अंदर करके उनको वो पूरा वीवीपैट का मैच किया जाएगा। अगर उसके अंदर कुछ खामियां पाई गई, कुछ गड़बड़ी पाई गई, फिर उसके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है
हाल फिलहाल के हालात के अंदर में बहुत बड़ा निर्णय जो कोर्ट ने सोच समझ के दिया कि कहीं ना कहीं तो वेरिफिकेशन होना चाहिए, एक तरफा क्यों होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो वेरिफिकेशन होना चाहिए। अभी एट प्रेजेंट ये मान के चला जाए, वोटों की देखरेख, वोटों की रक्षा इंडिया अलायंस के गुट के तरफ से कहीं की नहीं जा रही है स्ट्रांग रूम में। देखिए, स्ट्रांग रूम में तो सभी कैंडिडेट्स के नुमाइंदे जाते हैं, मशीन उनके सामने रखी जाती है, कमरा सील किया जाता है, कैंडिडेट खुद जाता है, उनके इलेक्शन एजेंट खुद जाते हैं, वहां सब जाकर के सील किया जाता है, सब बातचीत होती है वहां पर और बिल्कुल वो सब चीज देखी जाती है। पर अब उसके बाद भी कुछ उसके अंदर इश्यूज हैं तो वो तो ये इलेक्शन में सामने आएंगे। उसके ऊपर में सवाल हमेशा खड़ा हुआ है, हर इलेक्शन के बाद खड़ा हुआ है। इस बार भी 24 के अंदर देखना है क्या होता है, लेकिन हमारे पास अभी एक अधिकार और आ गया है कैंडिडेट के पास में कि हम उस गिनती को अगर हम संतुष्ट नहीं है तो हम चैलेंज कर सकते हैं, जो पहले नहीं था हमारे पहले नहीं था। जी हाँ। तो दोस्तों, जगदीश सर से हम बात कर रहे थे, इनकलाब समाचार आप देख रहे हैं और जगदीश सर से जो बातें हुई आपने बड़ी मुखरता से उसका जवाब दिया, खुल के सारी बातें कही है और खुल के हमने भी सवाल पूछे। इनकलाब समाचार का प्लेटफॉर्म है ही ऐसा प्लेटफॉर्म जहां खुल के सारी बात की जाती है, बिना लाव लपेट के हम सीधे सवाल रखते हैं और सीधे जवाब हमारे प्रवक्ता दे। हम भी उनसे उम्मीद करते हैं जो पार्टियों के प्रवक्ता हमारे यहाँ मेहमान बन के आते हैं। तो आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे आज हम जगदीश सिंह साहब से बात कर रहे हैं। एक चलते चलते आखिरी सवाल ये हम पूछ लेंगे उनसे कि सर, जैसा कि अभी इंडिया अलायंस के साथ में आपका अलायंस चल रहा है, ये अलायंस की लाइफ कितनी रहेंगी आने वाले वक्त में? ये अलायंस की लाइफ जो अभी आने वाली सरकार है ये पूरे हम ताकत से चलाएंगे, क्योंकि ये अलायंस आजकल में नहीं बना हुआ है। ये अलायंस आज बनते बनते 2 साल 2.5 साल हो गए हैं। पिछले 1 साल में तो बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है। सब लोगों ने अपने अपने लेवल के ऊपर में, इंक्लूडिंग कांग्रेस, इंक्लूडिंग जितनी रीजनल पार्टीज हैं, उन्होंने अपने अपने लेवल के ऊपर में सबको एकोमोडेट किया है। उन्हें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, कुछ सीटें उन्हें छोड़नी पड़ी है, उनकी जो सीट थी छोड़नी पड़ी है, लेकिन ये मैच्योरिटी सबने दिखाए हैं। तो मजबूती तो बिल्कुल इसके साथ चल रही है इंडिया अलायंस के साथ में। और गवर्नमेंट अभी जो बनेगी वो बिल्कुल उसके मुद्दे उन्होंने क्लियर कर दिए हैं। उस मुद्दों के ऊपर में बिल्कुल बाकायदा ढंग से मैं समझता हूं आने वाले 5 साल तक बराबर सरकार चलेगी इसके अंदर। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं इंडिया अलायंस के सभी गुड मेंबर्स के साथ में, उनके कार्यकर्ताओं के साथ में और उनके सभी टीम मेंबर्स के साथ में कि वो अपने मिशन में कामयाब हो और देश एक सुचारू रूप से देश चलता रहे। हर कोई चाहता है ये महंगाई और ये सब चीज़ें जो है ये तो मुद्दे है ही है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम अलग अलग वक्तों में अलग अलग वक्ताओं और प्रवक्ताओं को बुला करके हमारे स्टूडियो में जो इंटरव्यू करते रहेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज, तो उसमें अपने सवाल रखते रहेंगे। तो दोस्तों, आज आपने देखा जगदीश सिंह साहब को हमारे साथ में, जो आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र के एक लेवल के एक पदाधिकारी रहे हैं। चूंकि महाराष्ट्र में मौजूदा वक्त में बॉडी नहीं है, इसलिए अभी हमने उनका कोई पद का नाम नहीं लिया रखा आपके सामने। तो लिहाजा हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आपको इस वीडियो के बारे में जो भी सवाल पूछने हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस सवालों को रखिए, अपने कमेंट बॉक्स में बात करें, चर्चा करें। कोशिश करेंगे हम कि आइंदा जो भी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जब हम बुलाए तो आपके सवालों को भी हमारे वीडियो में हम जगह दें, आपके नाम के साथ जगह देने की कोशिश करेंगे ताकि आपके नाम से आपके सवाल आम आदमी पार्टी के वो प्रवक्ता से हम उनके जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे, या इंडिया अलायंस के किसी प्रवक्ता से जब हम बात करेंगे तो कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने इनकलाब समाचार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो तो वो सीधे आपको देखने मिल सके। जगदीश सर, आपने वक्त निकाला, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी आपसे बात होती रहेंगी, ऐसी हमारी आशाएं हैं। आप वक्त देंगे ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबको, पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से विश करता हूं कि 2024 का इलेक्शन में भारतीयता की जीत हो, हर भारतीय नागरिक के वोट की जीत हो और ये दमनकारी सरकार और ये तानाशाही सरकार, ये डिक्टेटर सरकार और ये जो द्वेष फैलाने वाली सरकार, ये चली जाए इस देश के अंदर। ये द्वेष हम भी हमेशा हमारे हर वीडियो में कहते हैं कि जब चुनाव का माहौल होता है, थोड़ा सा गुस्सा होता है, गर्मा गर्मी होती है, पड़ोसी से नाराज होता है, दोस्त से नाराज होता है। जिस दिन भी आप वोटिंग डाल के आओ, ये नाराजगी को खत्म कर दो, अपने दिल से एक दूसरे के लिए मैल खत्म कर दो। जैसा कि इनकलाब समाचार के हर वीडियो में हमारी अपील होती है कि आपका पड़ोसी सबसे पहला रिश्तेदार है आपका। आप अपने पड़ोसी
पड़ोसी का सबसे पहले ख्याल करें, बाद में आपका रिश्तेदार दूर रहता है, वो आपकी मुसीबत में बाद में आएगा। खुशी और दुख में आपका पड़ोसी सबसे पहले आएगा। धर्म, मजहब, मिल्लत की दीवार आपने बीच में ना पनपने दे, क्योंकि जब आप ये चीज़ करेंगे तो खुद ब खुद वो ताकतें हार जाएंगी जो ताकतें हमारे देश को तोड़ने के लिए काम कर रही है, भाईचारा तोड़ने का काम कर रही है, सेकुलरिज्म तोड़ने का काम कर रही है, मोहब्बतों को तोड़ने का काम कर रही है। तो दोस्तों, इस पैगाम के साथ मैं शाकिर रजा खान आपसे विदा लूंगा। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होंगी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।